Assalamu alaikum. My name is Chaudhry Mohammad Osama, and today we're going to discuss about the lesson plan of Workshop Technology Lab. क्योंकि हर वीक जो स्टूडेंट्स हैं वो नए आ रहे हैं एंड आपकी स्ट्रेंथ वेरी कर रही है, तो आई रियलाइज आफ्टर अ क्विक सर्वे फ्रॉम एवरी क्लास के आप लोगों को लेसन प्लान, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को लेसन प्लान का आइडिया नहीं है। जिन्होंने शुरू की क्लासेस ली हैं उनको भी डाउट्स हैं अबाउट CLO, PLO, लेसन प्लान, किस चीज़ की कितनी वेटेज होगी और किस तरह प्रिपेयर करना है एवरीथिंग, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज यू आर इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ताकि आप उसको बार बार देख सकें एंड आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किस तरह पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ये जो आपकी लैब है, दिस लैब इंक्लूड्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और जिस तरह आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल्स की लैब जो हो रही है वो CS डिपार्टमेंट में हो रही होगी प्रॉब्ली, तो ये लैब जो है ये आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही होगी। So you will not have to go to some other department for this lab. All 16 weeks जितनी भी labs होंगी वो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही होंगी। ठीक है, दिस शोज क्रेडिट आवर्स 0-2 का मतलब ये है कि इसमें कोई भी थ्योरी का पार्ट अटैच नहीं है। 2 क्रेडिट आवर्स की आपकी लैब हुआ करेगी। एक क्रेडिट आवर लैब का 3 घंटे के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि आपने दो क्रेडिट आवर्स का मतलब है कि आपने 2 दफ़ा लैब लेनी है 3 आवर्स की, विच सम्स इट, अगर हम इनको सम अप करें, इट मेक्स 6 आवर्स। ठीक है। Course code and course name. Code is ME101 and the course name is Workshop Technology. कोर्स कोड आपको तब ज़्यादा यूज़ होगा जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स में कोर्स इनरोल करेंगे, बट इस सेमेस्टर में खैर आपने कोर्सेज इनरोल नहीं किए, बट यू शुड नो कि दिस इज़ योर कोर्स कोड एंड दिस इज़ द नेम ऑफ योर कोर्स। कोर्स डिस्क्रिप्शंस, ये तो आपको आउटलाइन देता है कि व्हाट यू गोना टारगेट इन दिस कोर्स या व्हाट यू विल बी लर्निंग, या हम आपको क्या टीच करेंगे इन दिस कोर्स। ठीक है, सो दिस कोर्स इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द एरियाज ऑफ मैकेनिकल वर्कशॉप। अब आपको मैकेनिकल वर्कशॉप के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे ताकि आपको आइडिया हो कि मैकेनिकल वर्कशॉप्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एंड ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर गिवन एन इंट्रोडक्शन टू वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, मशीन टूल्स, प्रोसेसेस, मशीनिंग ऑपरेशंस, वेल्डिंग, फोर्जिंग, मिलिंग एक्सेट्रा। आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में डिफरेंट टूल्स दिखाए जाएंगे, प्रोसेसेस दिखाए जाएंगे, जिसमें से कुछ मशीनिंग प्रोसेसेस भी होंगे और उसमें से कुछ प्रोसेसेस जिसमें वेल्डिंग, फोर्जिंग, मिलिंग, उसके बाद आपको लेथ मशीन और इस तरह के भी काफ़ी ज़्यादा मशीन्स और उन पे ऑपरेशंस कैसे करने हैं, उनके कंपोनेंट्स, उनके फंक्शंस। दिस विल बी द बेसिक concept of this lab. Anyways, the emphasis would be on the basic concepts of workshop technology with the new trends. ठीक है, आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि इंडस्ट्रीज में करंटली कौन कौन सी मशीन्स यूज़ हो रही हैं और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी को किस तरह अप्लाई किया जा रहा है इनटू द अपकमिंग मार्केट या इंडस्ट्री 4.0 में, या जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनमें इनका क्या ट्रेंड है। इट विल ब्रिंग वर्कशॉप टेक्नोलॉजी अप टू डेट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोटोकॉल्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दीज टेक्निक्स। राइट। The next portion includes text and materials. Text material है, there's reference material. Text material में ये एक book है, this is the main book, Introduction to Basic Manufacturing Processes and Workshop Technology. ये book मैं already आपके Google Classroom पे upload कर चुका हूँ, so you can go and check that out. यही आपके course की main book है। उसके बाद आपके lecture notes and handouts हैं। lecture notes basically वही हैं जो मैं आपको क्लास में टीच करता हूँ और आप जो रजिस्टर पे नोट डाउन कर रहे हैं, या आप लैब में जो लैब असिस्टेंट्स वगैरह आपको बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है इक्विपमेंट के बारे में, वो जो आप नोट डाउन कर रहे हैं, दैट इज योर लेक्चर नोट्स। रेफरेंस मटेरियल ये है कि इफ़ यू वांट टू गेन सम मोर नॉलेज या आपको हेल्प चाहिए किसी और बुक से भी, तो आप पढ़ सकते हैं। दीज आर द थ्री थिंग्स। आप ये 2 बुक्स हैं एंड देन देयर इज विकीपीडिया एंड गूगल सर्च। जिस तरह मैंने आपको एक ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब से कुछ वीडियोस दिखाई थी, सो यू कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम द इंटरनेट एज वेल। इट्स फॉर योर ओन नॉलेज कि अगर आप और किसी चीज़ के बारे में इन डेप्थ जाना चाह रहे हैं, ये लर्न करना चाह रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज विजिट इंटरनेट एंड दीज 2 बुक्स एज वेल। Then there is the main thing, that is program learning outcomes. Basically जो आपके इंजीनियरिंग है वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे है, that is OBE सिस्टम। हमारी यूनिवर्सिटी जो है OBE सिस्टम को फॉलो करती है। So 4 years of engineering basically has 12 PLOs। ठीक है, आपकी जो इंजीनियरिंग है इट इंक्लूड्स 12 PLOs। अब हर PLO जो है उसके अंदर फर्दर CLOs होते हैं। ठीक है, इन दी एंड जब आप 4 years कंप्लीट करेंगे, देन इंशाल्लाह आपको तब डिग्री मिलेगी जब आपके 12 के 12 PLO पूरे हो जाएंगे। अब वो PLO पूरे कैसे होते हैं? जब आप उनके CLOs कंप्लीट करते हैं। अब इस
एक PLO जो है वो काफी ज्यादा कोर्सेज में चेक हो रहा होता है, ठीक है। विद इन योर 4 years एक PLO काफी ज्यादा कोर्सेज में चेक हो रहा है। फॉर एग्जांपल जिस तरह PLO 1 इंजीनियरिंग नॉलेज है, वो इस लैब में भी चेक हो रहा है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आगे आने वाले काफी ज्यादा कोर्सेज में और भी चेक हो रहा हो, ठीक है। इस PLO को आप कैसे सक्सेसफुल करेंगे, या इन 3 PLOs को आपके इन 3 PLOs के अंदर जो CLOs हैं उनको आपने जो पास करना है वो ये 3 CLOs हैं, ठीक है। these are the 3 CLOs that makes up these 3 PLOs, ठीक है। सो बेसिकली जिस तरह आप CLOs क्लियर करते जाएंगे, इवेंचुअली आपके PLOs भी क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। स्टिल ये 12 PLOs में से जो 3 PLOs ये कोर्स टारगेट कर रहा है वो ये 3 PLOs, वो मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ। देयर इज PLO 1 इंजीनियरिंग नॉलेज, an ability to apply knowledge of mathematics, science and engineering to the solution of complex engineering problems। ये आपका PLO 1 है। अब ये PLO और भी कोर्सेज में चेक हो सकता है, बट ये वाला PLO आपका इस लैब में भी चेक हो रहा है। Then there is PLO 2, which is problem analysis, an ability to identify, formulate and analyze complex engineering problems. Then there is another PLO 4, investigation, an ability to design and conduct experiment as well as to analyze and interpret data and synthesis of information for complex problems। ठीक है, ये 3 PLOs हैं। ये 3 PLOs जो हैं इस लैब में आपके चेक हो रहे हैं, और वो किस तरह चेक हो रहे हैं, इन 3 CLOs से। These are the further 3 CLOs। CLOs क्या है? Upon successful completion of this course, the student will be able to describe different machines, equipment and process related to various mechanical workshops। ये आपका CLO 1 है। अब इनके सामने C1, P1 या P2 क्यों लिखा हुआ है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देन देयर इज CLO 2 जो कि है आइडेंटिफाई करेक्ट एंड सेफ यूजेज ऑफ मशीन कंपोनेंट्स टूल्स एंड देयर एसोसिएट ऑपरेशंस। देन देयर इज CLO 3 शो डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बाय यूटिलाइजिंग मशीन फ्रॉम डिफरेंट शॉप्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है कि इस कोर्स के बाद आप इन तीनों चीजों के माहिर हो जाएंगे, यू विल बी एबल टू डू ऑल दीज 3 थिंग्स, ठीक है। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द कोर्स। इफ यू आर पासिंग दिस कोर्स, if you're passing three CLOs, that means that you will have possessed all these 3 things, या ये आपके अंदर ये सारी एबिलिटीज आ चुकी होंगी। ओके, सो ये जो फर्स्ट CLO है इसके आगे लिखा हुआ है C1, दैट इज कॉग्निटिव पार्ट। कॉग्निटिव पार्ट हमेशा रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है। द P पार्ट या P1 P2 दैट इज साइकोमोटर पार्ट। साइकोमोटर पार्ट क्या है? जो आपने प्रैक्टिकल काम करना है। आपने अभी तक वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, आई होप आप सबने एक दफा विजिट जरूर कर ली होगी, तो आपको काफी ज्यादा मशीन्स नजर आ रही होंगी। वेल्डिंग वालों को तो आइडिया हो गया होगा कि आपने वेल्डिंग करनी है। मैंने आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया था, सो यू विल हैव द आइडिया कि इस लैब में आपने काम भी करना है, आपने खुद हाथ से मशीनिंग करनी है, फिटिंग शॉप में भी आपने काम करना है, वेल्डिंग करनी है। तो ये सारी चीजें आपका साइकोमोटर पार्ट है, जो आपने प्रोजेक्ट बनाना है, आपने मशीनिंग करनी है, काम करना है। देन देयर इज योर वाइवा, जिसमें आप लोग मतलब प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारा आपका साइकोमोटर पार्ट है। तो ये जो लास्ट 2 CLOs हैं ये साइकोमोटर पार्ट पे टारगेट कर रहे हैं। जो पहला CLO है वो कॉग्निटिव पार्ट पे टारगेट हो रहा है, वो रिटर्न है। जिस तरह आपका मिड टर्म होगा इंशाल्लाह वो रिटर्न होगा, उसमें मैं आपका कॉग्निटिव पार्ट चेक करूंगा, ठीक है। सो दिस इज द मेन थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि हर CLO के आगे ये क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, आई होप CLO एंड PLOs आर क्लियर। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देयर आर 12 PLOs आपकी इंजीनियरिंग में, ठीक है। हर PLO जो है उसके अंदर फर्दर CLOs होते हैं, और एक PLO काफी ज्यादा कोर्सेज में चेक हो रहा होता है, ठीक है। आप जिस जिस तरह CLOs कंप्लीट करते जाते हैं हर कोर्स के, इवेंचुअली आपके PLOs भी कंप्लीट होते जाते हैं। इन द एंड व्हेन यू आर डन विद योर डिग्री आफ्टर 4 years आपके 12 के 12 PLOs कंप्लीट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपने उनके अंदर फर्दर सारे CLOs पास किए। उसके बाद आप जो है वो PC की तरफ से इंजीनियर माने जाते हैं। दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ OBE सिस्टम, ठीक है। ओके, देन देयर इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट वाइडली यूटिलाइज्ड एरिया। अब ये आपको बता रहा है कि प्रैक्टिकली इसकी क्या एप्लीकेशंस है, या आपको इस कोर्स से पढ़कर क्या आपको फायदा होगा, या ये प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई हो रहा है,
ठीक है. So workshop technology is the most widely utilized area of mechanical engineering in daily life production and manufacturing and process industry. ठीक है, आपको पता चल गया कि डेली लाइफ में भी ये यूज हो रहा है. मैं आपको हमेशा लेक्चर्स के दौरान काफी ज्यादा डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी देता हूँ. जिन्होंने मेरे लेक्चर्स लिए हैं दे नो दे कैन रिलेट. एंड देन देयर इज प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज. इन तीन इंडस्ट्रीज में आपको आप जाएंगे तो आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई कंपोनेंट जरूर मिलेगा. It is a basic and integral part of every industry ranging from automobile to aircraft or even spacecraft industry. ठीक है. Then there is कि हर इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट टारगेट कर रहा है. इवन अ स्पेस क्राफ्ट इंडस्ट्री जो है उसमें भी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी, या जो आप इस लैब में लर्न करेंगे यू विल बी एबल टू अप्लाई देयर. Workshop technology and its advanced trends are backbone of every factory as a maintenance and production facility. हर फैक्ट्री के अंदर कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं जिसमें उनकी प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी, ऑपरेशंस, ये डिपार्टमेंट्स जो हैं ये बेसिक डिपार्टमेंट होते हैं हर फैक्ट्री के. तो उसमें जो दो बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं वो हमेशा प्रोडक्शन और मेंटेनेंस होते हैं. ठीक है. अब ये जो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है दिस इज बेसिकली एंड इट्स एडवांस ट्रेंड्स आर बेसिकली द बैकबोन ऑफ दीज टू डिपार्टमेंट्स या फैसिलिटीज. ठीक है. I've been in factories and I've noticed that maintenance department में तो workshop technology कुछ ज़्यादा यूज हो रही होती है because they have all the facilities of trends, tools and everything. So जो maintenance department होता है उनके पास तकरीबन सब tools होते हैं. इसी तरह workshops होती हैं, मतलब आप किसी पावर प्लांट वगैरह पे जाएंगे वहाँ पे प्रॉपर लिखी हुई है कि दिस इज अ मैकेनिकल वर्कशॉप. वहाँ पे वेल्डिंग सब कुछ हो रहा होता है जो कि आप यहाँ पे लर्न करेंगे. वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे सब कुछ हो रहा होता है. ओके. In fact, every area of mechanical, aerospace, industrial, and other engineering fields requires this facility for manufacturing and fabrication of equipment, machines, and complex parts. This course serves as a base to core mechanical engineering courses. ठीक है. This course serves as a base. आपकी base strong करने के लिए course पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको basic tools और operations और ये सारी चीज़ें पता हो, आपको मशीनिंग ऑपरेशंस पता हो, ताकि फर्दर जब आप स्टडी करें, फॉर एग्जांपल जिस तरह आप इसमें वेल्डिंग पढ़ रहे हैं तो आपने फर्दर डिज़ाइन और मशीन वेल्डिंग एलिमेंट्स में भी वेल्डिंग पढ़नी है. आपने उसमें वेल्डिंग जॉइंट्स पढ़ने हैं, उसमें आपने उनकी स्ट्रेसेस वगैरह भी पढ़नी है, शीयर स्ट्रेस वगैरह, फेलियर क्राइटेरियाज पढ़ने हैं. सो बेसिकली आप वेल्डिंग सीखेंगे, जॉइंट सीखेंगे, वेल्डिंग पोजीशन सीखेंगे, देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इसमें कौन सी स्ट्रेसेस आ रही हैं, किस तरह फेलियर हो रहा है. ठीक है. सो दिस लैब इज बेसिकली बेस. अगर आपकी ये स्ट्रांग है तो आगे आपको जो कोर्सेज है उसमें हेल्प मिलेगी. ठीक है. देन देयर इज लेक्चर प्लान. लेक्चर प्लान में क्या होगा कि 25% मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा. देन देयर इज 15%. 25% इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि 25% मैं आपको पढ़ाऊंगा. 15% डिस्कशन होगी. डिस्कशन का मतलब क्या, क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो कि मैं हर क्लास के बल्कि मैंने तो कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रखी हुई. यू कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम इन द क्लास और आप लोग पूछते भी हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज क्रिटिकल थिंकिंग इज अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग. And then there is the third thing, that is practical and tutorial, which is 60%. ठीक है. This is a significant part of this lab जिसमें आपने 60% practical काम करना है. ठीक है. So this lab is basically skill oriented. So it's a good thing because there's a famous line that engineers do not have much skills, which is not true anyways. लेकिन ये है कि this lab actually gives you an opportunity to develop some skills. Okay, moving on, then there is modules, experiments, references and number of weeks. तो ये कुछ मॉड्यूल्स हैं. तो ये जो हमारी लैब है ये 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड हुई है. उसके अंदर हम बता रहे हैं कि हर मॉड्यूल में या मॉड्यूल 1 में क्या एक्सपेरिमेंट्स होंगे या क्या हम पढ़ेंगे, उनके रेफरेंसेस किन चीज़ों से आपको मिल जाएंगे और कितने नंबर ऑफ वीक्स हम इन पे पढ़ेंगे. ठीक है. इससे क्या होगा, इससे आपको पता होगा कि हमने क्या पढ़ना है, कितना टाइम पढ़ना है और ये कहाँ से पढ़ सकते हैं हम. सही है. दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन दिस टेबल. तो ये आप पढ़ सकते हैं. दिस इज बेसिकली ऑल द कोर्स जो कि मैंने आपको पढ़ाना है और आपने पढ़ना है. और मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो यही है. ठीक है. लैब मैनुअल से पढ़ा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर जो मैं आपको प्रोवाइड कर देता होता हूँ, एंड देन देयर इज हैंड नोट्स. और पर वीक जो है वो मैं कितने वीक्स किस चीज़ पे लगा रहा हूँ वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है. तो दिस कैन वेरी because then there is COVID and everything, but this is the standard. ठीक है. तो यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि किस चीज़ के लिए कितने वीक्स डेजिग्नेटेड है. Anyway, you can read all this. This is basically you will be learning everything
that is written here. Most of the things that I've already taught you, like this is the introduction to safety, measuring tools, steel rule, inside outside calipers, vernier calipers, screw gauge, tri squares and scribers. इसमें से काफ़ी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। इसी तरह वेल्डिंग में जो लोग हैं उनको पता है कि टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग इक्विपमेंट क्या होती है, मेटल आर्क वेल्डिंग क्या होती है, ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग क्या होती है, स्पॉट वेल्डिंग क्या होती है। इनमें से भी मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सो यू कैन गेट द आइडिया कि व्हाट यू आर गोना लर्न मोर और क्या कुछ आप पढ़ चुके हैं। एनीवेज, देन देयर इज टीचिंग मेथोडोलॉजी। लेक्चर्स हुआ करेंगे, डिस्कशंस हुआ करेंगी, ट्यूटोरियल्स हुआ करेंगे, लैब लेक्चर्स, एक्सपेरिमेंट्स, क्यूरीज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, दिस इज बेसिकली द टीचिंग मेथोडोलॉजी। इन सारी चीज़ों पे कंबाइंड चीज़ें कंबाइन होके आपको पढ़ाया जाएगा। ये दीज आर विल बी द थिंग्स दैट विल बी इंक्लूडेड इन लेक्चर्स। देन देयर इज कोर्स टारगेट्स। अब कोर्स टारगेट्स ये हैं कि ये जो मॉड्यूल्स हैं इनमें कौन सा CLO टारगेट हो रहा है, ठीक है, और लर्निंग डोमेन आ रही है। देन देयर इज PLO टू टारगेट, और इसकी असेसमेंट मेथोडोलॉजी क्या है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो C1 होता है ये कॉग्निटिव पार्ट होता है। कॉग्निटिव पार्ट मैंने किस तरह चेक करना है, मैंने मिड टर्म में चेक करना है। ये कौन से PLO को टारगेट कर रहा है, ये PLO 1 को टारगेट कर रहा है। जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हर PLO के अंदर फर्दर CLOs होते हैं। तो इस PLO के अंदर जो CLO टारगेट हो रहा है दैट इज C1, और C1 क्योंकि कॉग्निटिव पार्ट है वो मैं किस तरह चेक करूंगा, मिड टर्म से चेक करूंगा। मिड टर्म कहाँ से आ सकता है, लेक्चर्स और डिस्कशंस दोनों से आ सकता है, या मिड टर्म की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है दैट इंक्लूड्स बोथ लेक्चर्स एंड डिस्कशंस। CLO नंबर कौन सा टारगेट हो रहा है, 1 हो रहा है, और यहाँ से सिलेबस क्या होगा, मॉड्यूल 1 2 3 4। ये मॉड्यूल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, इनमें से कहीं से भी मिड टर्म आ सकता है, वो मैं आपको ऑब्वियसली मिड टर्म से पहले सिलेबस खुद भी बता दूंगा। Then there is these 3 modules which target CLO number 2. इसमें क्या इंक्लूड है, लेक्चर एंड प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स। प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स क्या है, जो आपने काम करना है, जो मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा लैब के अंदर, जो आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, उसकी मैं असेसमेंट कैसे करूंगा, मैं लैब वाइवा से करूंगा और फाइनल वाइवा से करूंगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मिड टर्म था, यहाँ पे वाइवा आ गया, और जैसे ही वाइवा आया यहाँ पे साइकोमोटर पार्ट आ गया। कॉग्निटिव से हम बाहर निकल आए। कॉग्निटिव कैन ओनली बी चेक्ड इन द रिटन फॉर्म। साइकोमोटर पार्ट जो है वो आपका लैब वाइवा और फाइनल वाइवा में चेक होगा। ये किस PLO को टारगेट कर रहा है, ये PLO 2 को टारगेट कर रहा है। ठीक है, आफ्टर PLO 1 PLO 2 देन देयर इज द लास्ट PLO जो कि मैंने आपको ऊपर डिस्कस किए थे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि these were the PLOs। ये PLO 1 है, ये PLO 2 है, ये PLO 3 है, और ये cognitive part 1 है, then there is psychomotor part and then there is psychomotor part again। So ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो लास्ट PLO 4 है उसमें आपका साइकोमोटर पार्ट चेक होगा। वो किस तरह चेक होगा, वो आपके फाइनल वाइवा से चेक होगा एंड प्रोजेक्ट से चेक होगा। अब आप देख सकते हैं कि फाइनल वाइवा से मैं 2 साइकोमोटर्स पार्ट चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसमें इसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी, एक्सरसाइजेज और एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इसमें आपको मैं एक्सरसाइजेस कराऊंगा, एक्सपेरिमेंट्स कराऊंगा, जो आपके प्रोजेक्ट्स बनेंगे, जो कि बेसिकली जॉब्स ही होंगी जो आप लैब में बनाएंगे, वही जो है वो इसी इसमें चेक हुआ करेंगे, वही इंक्लूडेड है प्रोजेक्ट में। इसमें कौन सा CLO चेक हो रहा है, इसमें CLO नंबर 3 चेक हो रहा है जो कि साइकोमोटर पार्ट में आता है। इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, 2 3 एंड 4 मॉड्यूल्स हैं। अब ये है लैब रूब्रिक्स। मैंने किस बेस पे आपको नंबर देने हैं, ये आपकी किस बेस पे मार्किंग होगी। मैं इस तरह मार्किंग नहीं करूंगा या कि आपने ठीक बनाया, आपने ठीक नहीं बनाया, नहीं। देयर इज अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे जिसकी बेस पे मैं आपकी मार्किंग करूंगा। वो क्या है, वो ये है कि आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के कितने मार्क्स हैं, 5 मार्क्स हैं। बिलो एवरेज यानी आपके 0 से 1 मार्क्स इस पार्ट में कैसे आएंगे, अगर यू आर हार्डली एबल टू आइडेंटिफाई की कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटर्स फॉर अ सर्टेन टास्क। ठीक है, मैंने आपसे कोई टास्क पूछा, कोई ऑपरेटर्स बताया, आपको उसके कंपोनेंट्स का पता ही नहीं है, आप बड़ी मुश्किल से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, देन देयर इज 0 to 1 मार्क। मैं हो सकता है आपको 0 दे दूं या 1 नंबर दे दूं। देन देयर इज एवरेज। एवरेज क्या है कि मॉडरेटली एबल टू आइडेंटिफाई की कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटर्स फॉर अ सर्टेन टास्क। कुछ बता दिए हैं, कुछ नहीं बता पा रहे। ठीक है, इस पे मैं आपको 2 या 3 नंबर दे सकता हूँ, आप एवरेज पे लाए कर रहे हैं।
Then there is above average, effectively able to identify key components of the apparatus for a certain task. मैंने आपको कोई टास्क दिया, उसमें कोई apparatus था, आपने सारे कंपोनेंट बता दिए, you're above average. मैं उसमें आपको 4 दे सकता हूँ, 5 दे सकता हूँ based on your जो आपने जिस तरह का based on your performance. Again, okay. Then there is procedure. Procedure के मार्क्स हैं 10. ठीक है, प्रोसीजर के मार्क्स 10 है. प्रोसीजर में तीन चीजें आ जाती हैं. देन देयर इज बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबव एवरेज. ठीक है, बिलो एवरेज क्या है? हार्डली एबल टू ऑपरेट द ऑपरेटर्स करेक्टली एंड सेफली, अनएबल टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क. मैंने आपको कोई टास्क दिया, कोई ऑपरेटर्स पे कुछ परफॉर्म करने के लिए दिया. बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहे तो मैंने आपको वर्नियर कैलिपर दिया रीडिंग लेने के लिए, आप नहीं कर पा रहे, यू आर वेरी डिफिकल्टली आप उसका रीडिंग नहीं ले पा रहे, तो आप क्या है, आप बिलो एवरेज है. आप 0 से 3 नंबर्स में आ सकते हैं. मेरी मर्जी है, मैं आपको 0 दूं, 1 दूं, 2 दूं, 3 दूं, अगेन बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस. देन देयर इज एवरेज, moderately able to operate apparatus correctly and safely, partially able to perform a certain task. कुछ हद तक आपने परफॉर्म कर लिया है, कुछ हद तक आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है. Then I have a luxury to give you numbers between 4 to 7. Then there is above average, which is 8 to 10, that effectively able to operate the apparatus correctly and safely, able to perform a certain task. कोई टास्क मैंने आपको दिया है, you have performed it excellently, आप above average हैं, उसमें मैं आपको 8 to 10 नंबर दूं. Then there is accuracy. एक्यूरेसी क्या है कि अगर आप बिलो एवरेज हैं तो इंडिविजुअल पार्ट इज मेड विद 70%, 79% ऑफ गिवन डायमेंशंस. आपकी जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पे लाई कर रही है, 70 to 79% लाई कर रही है, तो आप बिलो एवरेज है. अगर आपको कोई मैंने पार्ट दिया, उसकी कोई डायमेंशंस है, फॉर एग्जांपल अभी फिटिंग शॉप में आप जाएंगे, लेथ मशीन शॉप में जाएंगे, वहां पे जो आपने पार्ट्स बनाने उनकी एक सर्टेन डायमेंशंस होंगी, जो कि आपकी जॉब्स होंगी उनकी एक सर्टेन डायमेंशन होगी, मुझे उस डायमेंशन के पार्ट्स चाहिए. तो वो डायमेंशंस अगर 70 to 79% तक एक्यूरेट होंगी तो बिलो एवरेज है, 80 to 89% तक एक्यूरेट होंगी तो वो एवरेज है, और अगर वो 90 to 99% तक एक्यूरेट होंगी तो वो अबव एवरेज है. उसकी बेस पे आपके ये नंबर लगेंगे. इन तीनों को मैं कंबाइन करूंगा तो आपके नंबर कंबाइन हो जाएंगे. ठीक है, इसकी बेस पे आपकी जो होगी मार्किंग होगी. आपकी मार्किंग बिल्कुल ऐसे नहीं होगी कि ठीक है ये सही लग रहा है तो इसको 10 दे देते हैं, इसके बुरे नंबर, इसका सही नहीं बना तो इसको नहीं. प्रॉपर सिस्टमेटिक वे होगा, एक एक चीज आपकी चेक होगी और उसी चेक एंड बैलेंस की बेस पे आपकी मार्किंग होगी ताकि फेयर एंड स्क्वायर काम हो. ठीक है. देन देयर इज कोर्स असेसमेंट. एवेल्युएशन विल बी डन ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज को अगर आपका फॉर एग्जांपल लैब आया है तो इसकी वेटेज कितनी है. जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे हम तो हमें वेटेज पता होती थी तो हम रिजल्ट आने से पहले ही तकरीबन अपना 100% में से बना लिया करते थे कि हमारी कितनी बन रही है. ठीक है, तो खैर ग्रेड तो डिपेंड करता है आपकी एवरेजेस एंड एवरीथिंग, लेकिन उस पर डेविएशन जो होती है और एवरेज होती है, लेकिन जो हमें वेटेजेस पता चल जाती थी उसकी बेसिस पे हमें नंबर पता चल जाते थे तो हम 100% में से अपनी वेटेज निकाल लिया करते थे. वेटेजेस क्या है कि एक आपका लैब वाइवा होगा, दैट विल बी ऑफ 15%, वो मैं आपको बता के लूंगा. देन देयर इज मिड टर्म जो कि 30% का होगा, विच इज प्रोबेबली रिटर्न इंशाल्लाह, जिसमें मैं आपका कॉग्निटिव पार्ट चेक करूंगा. देन देयर इज प्रोजेक्ट, उसकी जो वेटेज होगी वो 10% होगी. एंड देन देयर इज फाइनल वाइवा जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा होगी, उसकी वेटेज है 45%. दिस कैन वेरी, मैं इनकी परसेंटेजेस चेंज कर सकता हूँ लेकिन आई विल ट्राई टू कीप इट दिस वे. ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आप लैब वाइवा देने आ रहे हो तो आपके पूरे कोर्स में इसकी जो वेटेज है वो कितनी है, 15% है. आप मिड टर्म देने आ रहे हो, आपको पता है कि लैब वाइवा की डबल वेटेज का मिड टर्म है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके लैब वाइवा में फुल नंबर आ रहे हैं और आपके मिड टर्म में बहुत बुरे नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मिड टर्म के जो नंबर हैं वो ज्यादा अफेक्ट करेंगे आपके रिजल्ट को क्योंकि उसकी वेटेज ज्यादा है. ठीक है, जिस तरह फाइनल वाइवा की वेटेज 45% है, इसका मतलब है कि इसके नंबर बाकी सारे चीजों के नंबर से ज्यादा अफेक्ट करेंगे आपके रिजल्ट को. ठीक है, सो ये आइडिया आपको होना चाहिए कि किस चीज की वेटेज कितनी है और क्या चीज कितना अफेक्ट कर रही है मेरे रिजल्ट को या ग्रेड. ठीक है, दिस इज द लास्ट थिंग ऑन योर कोर्स लेसन प्लान. तो ये लेसन प्लान आपके बाकी सारे कोर्सेज का भी सिमिलर ही होगा, मतलब फॉर्मेट सिमिलर होगा, ऑब्वियसली चीज़ें तो अंदर डिफरेंट होंगी, बट दिस इज द बेसिकली डायसेक्शन ऑफ दिस लेसन प्लान.
आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई. इफ यू स्टिल हैव एनी क्यूरीज रिगार्डिंग दिस लेसन प्लान, यू कैन ऑलवेज आस्क मी. थैंक यू.